नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए लंबे समय से तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इन्हीं तर्कों में एक आर्गुमेंट आजकल के मॉडर्न बिलीवर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको कि हम फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। इस आर्गुमेंट का क्रक्स ये है कि इस दुनिया में सब कुछ इतना परफेक्ट है, जरूर ही इसको किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर ने पर्पसफुली डिज़ाइन किया है। वैसे तो ये काफी पुरानी आर्गुमेंट है, लेकिन आजकल इस आर्गुमेंट को एक नए तरीके से परोसा जा रहा है। पहले इस आर्गुमेंट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता था कि देखिए, धरती पर सब कुछ कितना परफेक्ट है। हमारी धरती सूरज से एकदम ठीक दूरी पर है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पानी भी है, मौसमों का चक्र कितना परफेक्टली काम करता है, और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा के लिए हमारे पास ओजोन लेयर भी है। और इस तरह की तमाम बातों को गिनाकर ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि कुदरत के निजाम को किसी ने बहुत ही परफेक्टली पर्पसफुली डिजाइन किया है, और वो कोई और नहीं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। एक समय तक ये आर्गुमेंट लोगों को बहुत सॉलिड लगती थी, लेकिन आज इसमें उतना दम नहीं बचा है। उसका रीजन ये है कि आज हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कोई इकलौता सोलर सिस्टम नहीं है। हमारी गैलेक्सी में अरबों सितारे मौजूद हैं, और जिनमें से कि ज्यादातर के पास प्लैनेट्स भी हैं। और हमारी गैलेक्सी भी कोई इकलौती गैलेक्सी नहीं है, यूनिवर्स में ऐसी अरबों गैलेक्सीज मौजूद है। कहने का मतलब है कि जब संभावना इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो तो इत्तेफाकों का घटना कोई बड़ी बात नहीं। हमारी ही गैलेक्सी में ऐसे हजारों प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि अर्थ जैसी शर्तों को पूरा करते हो। पर आजकल इस आर्गुमेंट को कुछ अलग तरह से परोसा जा रहा है। आजकल इस आर्गुमेंट में कुछ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स की बात की जाती है, जिनकी की वैल्यू इतना प्रिसाइजली फिक्स है कि जिसमें कि बिलियंथ ऑफ अ बिलियन पार्ट का चेंज भी इस यूनिवर्स की दशा और दिशा को बदल सकता है। तो जरूर ही इन वैल्यूज को किसी गॉड ने सेट किया होगा, क्योंकि गॉड ही है जो कि इन वैल्यूज को इतना फाइनली ट्यून कर सकता है कि एक ऐसा यूनिवर्स विकसित हो कि जहां पर जीवन संभव हो। तो दोस्तों, आज हम इस आर्गुमेंट की पड़ताल करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। साइंस के थ्रू इस यूनिवर्स को हम जितना समझ पाए हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये यूनिवर्स कुछ तयशुदा नियमों पर काम करता है, और ये नियम इस यूनिवर्स के जन्म के समय यानी बिग बैंग के साथ ही वजूद में आ गए थे। इन्हीं नियमों को मैथमेटिकली हम अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और जिनकी की वैल्यू एकदम फिक्स है। जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि हमें बताती है कि ग्रेविटी कितने फोर्स से खींचती है। ऐसे ही और भी तमाम अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनमें दर्जन भर ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल हैं, जो हमें इस यूनिवर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, जिनकी वैल्यूज में अंतर का मतलब यूनिवर्स की उस प्रॉपर्टी में अंतर आ जाना। जैसे अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर जरा सा भी स्ट्रांग हो जाए तो सारे तारे बेहद कम समय में अपना सारा फ्यूल खर्च कर ठंडे पड़ जाएंगे, और जीवन को पनपने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसी तरह स्ट्रांग फोर्स जो कि न्यूक्लियस को बांध कर रखती है, अगर जरा भी कम या ज्यादा हो तो एटम का बनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ तमाम अदर कांस्टेंट्स के साथ भी है। कुल मिलाकर यदि हम यूनिवर्स के किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को जरा सा भी चेंज करें, तो जिस तरह के यूनिवर्स में हम मौजूद हैं, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, वो नहीं रहेगा। मौजूदा यूनिवर्स जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, उसके लिए लगभग दर्जन भर कांस्टेंट्स की एकदम फिक्स वैल्यू चाहिए। तो आखिर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू इतना सटीक कैसे है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई योजना है? अगर बिलीवर्स की बात करें तो उनके अनुसार इसके पीछे किसी सुप्रीम पावर, जिसे गॉड कहते हैं, उसका हाथ है। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का फाइन ट्यून होना गॉड के अस्तित्व का पुख्ता सबूत है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? क्या गॉड के अलावा इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं? हां, यह सच है कि अभी हम ये समझने की स्थिति में नहीं हैं कि इस फाइन ट्यूनिंग का एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन यह कहना कि गॉड ही इसका एकमात्र एक्सप्लेनेशन हो सकता है सही नहीं है, क्योंकि गॉड जैसे सुपरनेचुरल कॉज के अलावा हमारे पास कई ऐसे पॉसिबल कॉजेज हैं जो कि इसे नेचुरलिस्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर किसी चीज का नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन मौजूद हो तो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की जरूरत
नहीं रह जाती, क्योंकि सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन हम अक्सर वहां पाते हैं जहां अभी कोई नेचुरल कॉज ना खोजा गया हो। और इतिहास हमें बताता है कि वो तमाम घटनाएं जिनके पीछे कभी सुपर नेचुरल कॉज दिए जाते थे, आज उनके नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं, जो कि एविडेंस बेस्ड टेस्टेबल तरीकों से उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि सुपर नेचुरल कॉज का ना तो कोई एविडेंस होता है और ना ही इसे किसी भी तरह जांचा जा सकता है। तो यह एक्सप्लेनेशन सही है, इसे जानने का कोई तरीका ही नहीं होता। ना ही आपको इस एक्सप्लेनेशन से कोई भी नई जानकारी हासिल होती है जिससे नेचर के बारे में आपकी समझ में कोई भी इजाफा हो। आप हर अननोन फिनोमेना के ऊपर बड़ी ही आसानी से कोई भी सुपरनेचुरल कॉज चिपका सकते हैं। जब तक विज्ञान की खोजबीन वहां तक नहीं पहुंचती, आपकी सुपरनेचुरल थ्योरी को कोई भी खतरा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सुबह उठकर आप अपने घर का गेट खोलते हैं और आपको वहां एक लिफाफा मिलता है जिसमें कुछ रुपए हैं, तो इसके कारण में दो तरह की थ्योरीज दी जा सकती हैं। नंबर 1, आपके किसी दोस्त मददगार ने आपकी मदद के उद्देश्य से इसे वहां रख दिया होगा। नंबर 2, किसी आसमानी फरिश्ते ने इसे वहां रखा होगा। यहां पर पहली थ्योरी नेचुरलिस्टिक है तो दूसरी सुपरनेचुरल। अब आप सोचिए, इनमें से कौन सी के सच होने की संभावना ज्यादा है? जाहिर है पहली वाली, क्योंकि ये उन कारणों और घटनाओं पर आधारित है जिन्हें हम अक्सर अपने आसपास घटित होते देखते हैं और जिनको जांचा जा सकता है, जबकि फरिश्तों को तो आज तक ना किसी ने देखा है और ना ही इनके होने को किसी भी तरह जांचा जा सकता है। पहली थ्योरी को लेकर अगर आप जांच शुरू करते हैं तो संभावना है कि आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएं, लेकिन दूसरी थ्योरी को तो आप किसी भी तरह जांच भी नहीं सकते। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अगर हम नहीं जानते कि इस लिफाफे को यहां किसने रखा था, तो एकमात्र पॉसिबिलिटी यही है कि इसे किसी फरिश्ते ने यहां रखा होगा। यह सुनकर आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ तब लगता है जबकि कोई सारी नेचुरलिस्टिक पॉसिबिलिटीज को दरकिनार कर एक अनवेरिफाइएबल सुपरनेचुरल एंटिटी पर अड़ जाता है। इससे पहले कि हम उन पॉसिबल नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें जो कि फाइन ट्यूनिंग के कारणों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां पर एक बात है जो कि क्लियर कर देनी जरूरी है। अक्सर कुछ रिलीजियस एपोलॉजिस्ट इन वैल्यूज को कुछ इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि इसमें बिलियंथ ऑफ अ बिलियन पार्ट का चेंज भी यूनिवर्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहां पर एक चालबाजी है जिसको कि एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। असल में बहुत सारी क्वांटिटीज को हम मेट्रिक स्केल पर मेजर करते हैं। इनमें वो क्वांटिटीज भी हैं जो कि बहुत बहुत छोटी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का अप्रॉक्स मास 9.109 इंटू 10⁻³ kg है। ये क्वांटिटी किलोग्राम में नापने के हिसाब से बेहद छोटी है, लेकिन हम फिर भी इसको किलोग्राम में नापते हैं क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है। क्योंकि हम ज्यादातर चीजों को मेट्रिक स्केल पर मेजर करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए अलग स्केल बनाने में झंझट ये है कि फिर आपको कैलकुलेशन के दौरान उनको मीट्रिक स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज के मास को किलोग्राम में नापना कुछ ऐसा है जैसे कि आप अपनी हाइट को लाइट ईयर्स में नापें। मैथमेटिकली आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है जो कि समझने वाली है। चूंकि किलोग्राम एक बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम का बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ पार्ट है। इसलिए इसमें बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ पार्ट का चेंज ही इलेक्ट्रॉन के मास को दुगना तिगुना कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आप अपनी हाइट को लाइट ईयर्स में नापते हैं तो उसमें मिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ का चेंज आपकी हाइट को 6 फीट से 60 फीट कर सकता है। तो यहां असल में क्वांटिटीज सेंसिटिव नहीं है, बल्कि जिस स्केल पर हम नाप रहे हैं वो ही सेंसिटिव है, क्योंकि इन छोटी क्वांटिटीज को नापने के लिहाज से वो बहुत बड़ा है। इन क्वांटिटीज में बदलाव को सही ढंग से दर्शाने का ये तरीका है कि हम परसेंटेज में बात करें, और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन वैल्यूज में 5 से 10% का चेंज कोई खास फर्क पैदा नहीं करता। लेकिन किसी भी रिलीजियस अपॉलोजिस्ट को आप कभी भी परसेंटेज में बात करते हुए नहीं पाएंगे,
और इसका कारण साफ है क्योंकि ऐसा करने से ये आर्गुमेंट उतनी इंप्रेसिव नहीं रह जाती। तो आइए अब उन पॉसिबल नेचुरलिस्टिक कॉजेज की चर्चा कर लेते हैं जो कि फाइन ट्यूनिंग का कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन जिसे ज्यादातर साइंटिस्ट सजेस्ट करते देखे जाते हैं वो है मल्टीवर्स। यानी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स इकलौता ना हो बल्कि ऐसे अनगिनत यूनिवर्स मौजूद हो जहां पर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इन्हीं यूनिवर्स में से हमारा यूनिवर्स एक ऐसा है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे गैलेक्सी में मौजूद खरबों पिंडों में हमारी धरती एक ऐसी है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही यह भी कहना बड़ा मुश्किल है कि लाइफ को जैसा हम जानते हैं केवल इसी तरह की लाइफ यूनिवर्स में हो सकती है। कोई भी वैज्ञानिक इस बात को दावे से नहीं कह सकता। लाइफ ऐसी परिस्थितियों में भी मौजूद हो सकती है जो अभी हमारे लिए कल्पना से परे हो। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी धरती को लाइफ के लिए फाइन ट्यून किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि लाइफ ने धरती पर मौजूद परिस्थितियों के हिसाब से खुद को फाइन ट्यून किया है। यदि ऐसा है तो जरूरी नहीं कि लाइफ के लिए हमारे जैसा यूनिवर्स होना चाहिए। मल्टीवर्स में किसी और तरह के यूनिवर्स में भी किसी और तरह की लाइफ मौजूद हो सकती है। यहां कोई कह सकता है कि मल्टीवर्स का होना सिद्ध नहीं है। हां, यह सही है कि अभी हमारे पास इसका कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं है, लेकिन मल्टीवर्स का होना कोई परिकल्पना है ऐसा भी नहीं है। मौजूदा फिजिक्स की थ्योरीज में से एक भी ऐसी नहीं है जो कि मल्टीवर्स की संभावनाओं से इनकार करती हो। हालांकि कुछ ऐसी थ्योरीज जरूर हैं जो कि मल्टीवर्स की संभावनाओं को दर्शाती हैं। यहां एक कमाल की चीज देखिए, जो रिलीजियस अपोलोजिस्ट मल्टीवर्स की हाइपोथेसिस को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं है, वही बड़े ही कॉन्फिडेंस से गॉड की हाइपोथेसिस को ओनली सॉल्यूशन की तरह पेश कर देते हैं, जिसका कोई प्रूफ तो है ही नहीं बल्कि ये तो टेस्टेबल भी नहीं है। पता नहीं इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। आइए हम दूसरी संभावना पर बात करते हैं। दूसरी एक संभावना यह हो सकती है कि जिन वैल्यूज को हम फाइन ट्यूनिंग का परिणाम मान रहे हैं वैसा कुछ हो ही ना, बल्कि ये वैल्यूज यूनिवर्स की जियोमेट्री की नेसेसिटी हो। जैसे किसी भी सर्किल के लिए पाई की वैल्यू एक जियोमेट्रिक नेसेसिटी है। पाई असल में किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस यानी परिधि और डाया यानी व्यास का अनुपात होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। चाहे सर्किल कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। भले ही आप पाई के बारे में कुछ ना जानते हो, लेकिन जब भी आप कोई सर्किल बनाते हैं तो यह अनुपात स्वतः ही अस्तित्व में आ जाता है, क्योंकि जियोमेट्री किसी और वैल्यू को अलाउ ही नहीं करती। तो यहां हम देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू को किसी ने फाइन ट्यून नहीं किया है, बल्कि ये एक जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर की जरूरत है। चूंकि हम सर्किल की जियोमेट्री को समझते हैं तो पाई की वैल्यू का कारण भी क्या है हम जानते हैं, लेकिन यूनिवर्स के मामले में हम अभी ये दावा नहीं कर सकते कि हम इसकी जियोमेट्री को पूरी तरह से समझते हैं। तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन वैल्यूज को हम फाइन ट्यूनिंग का परिणाम मान रहे हैं वो वास्तव में यूनिवर्स की जियोमेट्रिक नेसेसिटी हो। साथ ही एक संभावना यह भी है कि जरूरी नहीं मौजूदा यूनिवर्स में हम जिन अलग अलग वैल्यूज को जिस संख्या और अनुपात में पाते हैं उनका उसी संख्या और अनुपात में होना जरूरी हो सकता है उनका अलग अलग संख्यात्मक अनुपात भी एक ऐसे यूनिवर्स को पैदा कर सकता हो कि जहां पर जीवन संभव हो। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ पैदा हो सके इसके लिए हाइड्रोजन के साथ कुछ खास हैवी एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का फॉर्म होना जरूरी है, लेकिन ये सभी हैवियर एलिमेंट्स बड़े तारों की कोर में बनते हैं, जिसके लिए बिग बैंग के बाद कम से कम 1 अरब साल का समय चाहिए। 1985 में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के अनुसार यूनिवर्स की ज्यादातर चीजों जैसे फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, स्टार्स एंड गैलेक्सी और इनकी आयु को मात्र 4 कांस्टेंट से चेंज किया जा सकता है, और ये हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट विक्टर स्ट्रेंजर ने इन कांस्टेंट की वैल्यूज को अलग अलग अनुपात में 5 गुना कम या ज्यादा करके देखा कि क्या
ऐसे में किसी ऐसे यूनिवर्स के बनने की क्या संभावना है जहां लाइफ के लिए जरूरी हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म हो सके। उन्होंने 100 के लगभग संभावनाओं को एनालाइज किया और पाया कि इनमें लगभग 50% यूनिवर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि 1 अरब साल से ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करेंगे और जिस दौरान लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स आसानी से बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 लाख गुना कम हो तो प्रोटॉन का मास 1000 गुना कम होने पर एटम्स बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करेंगे जैसा कि वर्तमान यूनिवर्स में करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक वैल्यू के साथ अगर बाकी वैल्यूज भी चेंज होती हैं तो एक वर्केबल यूनिवर्स बन सकता है। वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद अलग अलग फोर्सेस वास्तव में किसी एक ही यूनिफाइड फोर्स के अलग अलग रूप हो सकते हैं जो कि बिग बैंग के दौरान अलग अलग हुए। यदि ऐसा है तो संभावनाओं का गणित और भी आसान हो जाता है क्योंकि ऐसे में दर्जन भर अलग अलग वैल्यूज को फाइन ट्यून करने की जरूरत नहीं रह जाती। एक ही वैल्यू में हुआ बदलाव बाकी की वैल्यूज को भी निर्धारित कर देता है और संभव यह भी है कि ये सभी डिफरेंट वैल्यूज आपस में इस तरह के अनुपात में हो कि जिनमें हर अनुपात के साथ कोई यूनिवर्स बन सकता हो। यानी कहने का मतलब है कि यूनिवर्स को बनाने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। देयर मे बी बिलियंस और हु नोज मे बी ट्रिलियंस ऑफ वेज टू मेक अ यूनिवर्स। यहां पर कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ओके मे बी गॉड ने इन वैल्यूज को सेट ना किया हो पर वैल्यूज तो है ना, आखिर ये कहां से आई? अगर यूनिवर्स लॉज को फॉलो करता है तो कोई तो होगा जिसने इन लॉज को बनाया होगा। अगर लॉज हैं तो कोई ना कोई लॉ गिवर भी होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिलीवर्स के पास ऐसे सवालों का जवाब हमेशा तैयार रहता है। गॉड इज द लॉ गिवर। पर इस आर्गुमेंट के साथ एक भारी समस्या है। आप यूनिवर्स के लॉज जो कि इटरनल भी हो सकते हैं के कारणों को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्शियस इटरनल बीइंग की कल्पना कर रहे हैं जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो खुद उसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर वो कहां से आया। और अगर आप कहते हैं कि वो इटरनल है यानी हमेशा से है तो फिर इन लॉज के लिए किसी हाईली कॉम्प्लेक्स इटरनल बीइंग की कल्पना करना शुद्ध बेवकूफी है क्योंकि सिंपल अनकॉन्शियस सेट ऑफ लॉज की तुलना में एक हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्शियस इटरनल बीइंग जो कि सोच समझकर चीजों को डिजाइन करे उसका कॉज एंड इफेक्ट से परे हमेशा से मौजूद होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और चलिए अगर हम मान भी लें कि यूनिवर्स के लॉज को किसी हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्शियस इटरनल बीइंग ने बनाया है तो वो बीइंग गॉड ही क्यों हो और वो आपके रिलीजन का गॉड ही क्यों हो? वो किसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कोई एलियंस भी तो हो सकते हैं। हो सकता है ये यूनिवर्स किन्हीं हाईली एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के प्रयोग का हिस्सा हो। Why can't this be a case? अगर हम ये मान लेते हैं कि इन लॉज को किसी गॉड ने सोच समझकर इसलिए बनाया होगा ताकि यूनिवर्स में लाइफ पनप सके और एक दिन वो इंसान नामक जीव को अपना संदेश पहुंचा सके, तो इससे उस गॉड की बुद्धिमत्ता पर भारी भरकम सवाल खड़े हो जाते हैं। और उस पर भी ये कहना कि उसने यूनिवर्स के पैरामीटर्स को भी फाइन ट्यून किया है, तब तो ये साफ हो जाता है कि वो कोई भी हो बुद्धिमान तो कतई नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी इस यूनिवर्स को देखकर ये नहीं कह सकता कि इस यूनिवर्स को किसी बुद्धिमान बनाने वाले ने लाइफ पैदा करने के पर्पस से बनाया है और फाइनली ट्यून भी किया है। क्योंकि जैसा हम पाते हैं इस यूनिवर्स में लाइफ का होना बहुत ही रेयर है। हमारे ही सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स में केवल धरती पर लाइफ है। हालांकि इतने बड़े यूनिवर्स में जहां पर इतनी सारी गैलेक्सीज और स्टार्स हैं वहां बहुत सारी जगहों पर लाइफ हो सकती है, पर यूनिवर्स में मौजूद बाकी चीजों की तुलना में लाइफ का होना बहुत रेयर है। ये यूनिवर्स भारी उथल पुथल से भरा हुआ है। यहां ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, खतरनाक रेडिएशन है। यहां मौजूद ज्यादातर चीजें लाइफ की दुश्मन है। धरती पर भी जीवन तमाम महाविनाशों को झेलता हुआ विकसित हुआ है। धरती के इतिहास में कई ऐसे दौर आए हैं कि जब जीवन का नामो निशान लगभग मिट ही गया था। लाइफ के आगमन के लिए
धरती पर किसी ने फूल नहीं बिछाए थे। लाइफ कांटों भरे रास्तों को पार करते हुए यहां तक पहुंची है और अभी भी कोई भी ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये कब तक यहां रहेगी। अगर कोई कहे कि इस यूनिवर्स को बनाने का उद्देश्य लाइफ को पैदा करना है और लाइफ में भी इंसान जैसे समझदार जीवों को, तो यह ऐसा है कि जैसे किसी ऐसी फैक्ट्री को लगाना जो कि हर दिन बिलियंस ऑफ टन का वेस्ट पैदा करती है और तब कहीं जाकर 1000 साल में प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल पैदा करती है। अगर गॉड, जैसा कि कहा जाता है, ऑल पावरफुल और इंटेलिजेंट भी है, तो वो लाइफ को पैदा करने के उद्देश्य से ऐसा यूनिवर्स क्यों बनाएगा जहां लाइफ को पैदा करने की प्रक्रिया इतनी लंबी, जटिल और इम्प्रोबेबल है, जो 14 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू होती है, जिसमें पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है, फिर एटम्स बनते हैं जो कि ग्रेविटी के कारण गैस के गोलों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनमें फिर फ्यूजन शुरू होता है और प्राइमरी स्टार्स बनते हैं जो कि अरबों साल तक जलते रहते हैं और फिर अपनी डेथ के दौरान उनमें सुपरनोवा विस्फोट होता है और तमाम हैवियर एलिमेंट्स जो उस स्टार की कोर में बने थे वो स्पेस में बिखर जाते हैं और जो कि दोबारा ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होते हैं और सेकेंडरी स्टार्स और उनके इर्द गिर्द बचा हुआ मलबा प्लैनेट्स बन जाता है। इन्हीं में से किसी प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत होती है जो कि अरबों साल का तमाम महाविनाश को झेलकर किसी तरह अंततः इंसान जैसे किसी जीव को विकसित करता है, जिसे फिर गॉड अपना संदेश पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस में कमाल की बात यह भी है कि इस दौरान बनी तमाम चीजों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इनहॉस्पिटेबल प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स का लाइफ के बनने में और बने रहने में कोई भी योगदान नहीं है। ओके, तो इस पूरे डिस्कशन में हमने समझा कि फाइन ट्यूनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड हाइपोथेसिस ही एकमात्र हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि हमारे पास तमाम ऐसी नेचुरलिस्टिक हाइपोथेसिस हैं जो कि फाइन ट्यूनिंग को एक बेहतर और टेस्टेबल तरीकों से एक्सप्लेन कर सकती हैं। गॉड हाइपोथेसिस न केवल नॉन टेस्टेबल है बल्कि मौजूदा सभी हाइपोथेसिस में सबसे वीक भी है और जिसके रीजंस को हमने वीडियो में समझा। लेकिन फिर भी रिलीजियस अपोलोजिस्ट इस हाइपोथेसिस को बड़े ही कॉन्फिडेंस से सारी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके इसको ओनली सॉल्यूशन की तरह पेश करते हैं और जिसका बड़ा सीधा और समझने योग्य कारण है। ये एक पुरानी ट्रिक है जिसे सदियों से लोगों को अपने कल्ट या रिलीजन में इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले सब्जेक्ट को यूनिवर्स की किसी मिस्ट्री के बारे में बताया जाता है जिसे कि अभी समझा ना गया हो। इससे सब्जेक्ट में उसका सॉल्यूशन जानने की बेचैनी पैदा हो जाती है, जिसे साइकोलॉजी में डिजायर फॉर कॉग्निटिव क्लोजर कहा जाता है। और इसके बाद एक ऑल पावरफुल सुपरनेचुरल बीइंग को उस मिस्ट्री के हल के रूप में प्रेजेंट करके सब्जेक्ट की बेचैनी को शांत किया जाता है। एक बार जब सब्जेक्ट उस सुपरनेचुरल बीइंग को मिस्ट्री के सॉल्यूशन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर अपने कल्ट या रिलीजन के नियम कायदों को उस सुपरनेचुरल बीइंग का संदेश या सबसे बेहतर जीवन शैली बताकर उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए उसे राजी कर लिया जाता है। और इस तरह उस कल्ट और रिलीजन को उसका झंडा उठाने वाला एक और मेंबर मिल जाता है जो न केवल खुद अपना जीवन उस ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित कर देता है बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों को भी उसका गुलाम बना जाता है।